हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। और आपके जो सीबीएसई जो क्लास 10th है मैथमेटिक्स का इंटायर जो सिलेबस होगा वो सिलेबस हम आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाएंगे। और इसमें आप सभी को जो भी कंटेंट होगा यानी कि जो बेसिक्स होंगे चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो इसके साथ में आपको सीबीएसई के जो पीवाई क्विज है वो आपको इस लेक्चर सीरीज में मिलेंगे बच्चों। और ये लेक्चर सीरीज यदि आप देखते हैं और इस लेक्चर सीरीज को यदि आप ठीक से मास्टर करते हैं तो मैथमेटिक्स का आपका जो स्कोर है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो बच्चों। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अभी हमारा जो अलजेब्रा का जो 3rd चैप्टर है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा 3rd लेक्चर होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। और आज के लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिस्कस करेंगे। हमारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने कर लिए हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम इस चैप्टर को मास्टर करेंगे। और अभी हमारी एक क्लास और आएगी इसी चैप्टर पे, क्योंकि इसके जो पीवाई क्यूज है बच्चों वो बहुत सारे पीवाई क्यूज है इस चैप्टर के। तो अभी हमें एक लेक्चर और लेना पड़ेगा और उस लेक्चर के बाद में ये चैप्टर आपका अच्छे से मास्टर हो जाएगा और आप इस चैप्टर में फुल स्कोर कर सकोगे बच्चों। जो अलजेब्रा का आपका बच्चों पार्ट है वो पार्ट टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें से हमारा ये 3rd चैप्टर चल रहा है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर आएगा वो हमारा क्या आएगा, जो आपकी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका डिस्कस हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो। और अभी हम एक बार मैं आपको सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको जो याद रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों? ये फॉर्मूला आपको तब लगाना होता है जब आपके पास में क्या हो, क्वेश्चन में कभी एक का एन का डी का डिस्कस हो रहा हो तो आपको ए एन निकाल लेना है, या फिर ए और एन का डिस्कस हो तो डी निकाल लेना है। ऐसे ही ए और डी का डिस्कस हो तो एन निकाल लेना है। मतलब इसके अंदर 4 अननोन्स होंगे, ए एन और डी। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको 3 अननोन गिवन होंगे और आपको 4th अननोन के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी देख सकते हो, a प्लस ए एन, और कई बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है n/2 a प्लस एल। एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी आप ये ध्यान में रखोगे एक बात कि आपके पास में जो आपका डी होता है वो क्या होता है, an माइनस an माइनस 1 होता है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों के जो असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई एपी दे देता है और बोलता है कि भाई ये जो है इसका कॉमन डिफरेंस ये है, बताओ ट्रू है या फॉल्स, चेक कर लेंगे। फिर बोलेंगे कि डी इक्वल टू an माइनस 1 है, ये है तो ये भी ट्रू है। और उसके बाद में वो ऑप्शंस रहेंगे आपके कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और ये बोल सकता है कि भाई नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो उस केस में ऐसे जो रिजल्ट होते हैं वो वर्क करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। कॉन्सेप्ट वैसे आप सभी को पता ही है, एस एन माइनस 1। मतलब n टर्म में से n-1 टर्म को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, an बचेगा। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लर्न रख सकते हो। Sn माइनस 1 इक्वल टू an। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रख सकते हो आप, और ये ध्यान में रख सकते हो कि सर हमारे पास में जो 3 टर्म होती है ए बी सी, वो यदि एपी में है, वो एपी में है, इट्स इंप्लाइज 2b इक्वल टू a प्लस सी। एक ही कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो, इसके अलावा कई बार एग्जामिनर से बोलता है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। उस केस में बच्चों आप क्या ध्यान रख सकते हो, उस केस में आपको an तो निकालना है लेकिन उसको लेस देन 0 कर देना है। फर्स्ट नेगेटिव के लिए क्या कर देना है, लेस देन 0 कर देना है। ये बात भी आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हो। कॉन्सेप्ट बच्चों आपका जो मेजर काम है वो इस फॉर्मूले से, और ये आपका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से ही होना है। बट कई बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है जिनमें आपको इन छोटे छोटे रिजल्ट्स की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अभी इस चैप्टर में आपको ये बातें तो एकदम अपने दिमाग में रखनी है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके अलावा d इक्वल टू an माइनस 1 होता है। और sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स जो होता है वो इक्वल टू होता है बच्चों an के। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 टर्म्स a b c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स इंप्लाइज 2b इक्वल टू a प्लस
सी। जब क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि बच्चों विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी, तब आपको क्या करना है, an निकाल के उसको लेस देन 0 कर लेना है। इसके अलावा बच्चों और क्या ध्यान रख सकते हो आप, और ये ध्यान रख सकते हो कई बार क्या होता है, ट्रम्स को आपको क्या करना, सेलेक्ट करना होता है। ट्रम्स को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ट्रम को सेलेक्ट करने का एक तरीका बताता हूँ आपको मैं, और ये कब यूज में लेना ये भी बताता हूँ। पहले ये बात बता रहा हूँ, अभी ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे आप। बेसिकली मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, an और ये है, लेकिन ये आपको बीच बीच में क्वेश्चन में लगते हुए कॉन्सेप्ट दिख सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है, ताकि आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसमें उलझो नहीं, उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सोल्व कर पाओ। क्योंकि देखो बच्चों, मैथ में होता क्या है कि हर एक क्वेश्चन चाहता है कि मैं सोल्व हो जाऊँ। क्वेश्चन क्या चाहता है, मैं सोल्व हो जाऊं। अब आप उस क्वेश्चन पे घूम फिर के सोल्व कर रहे हो, या फिर आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद है, जिन रिजल्ट्स को लगा के क्या कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। देखो क्वेश्चन खुद ये चाहता है कि मैं सोल्व हो जाऊं, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं चाहता है कि मैं सोल्व ना हूं। सारे क्वेश्चन सोल्व होने के लिए ही बने हुए हैं, इसलिए हम उन पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें हमेशा उसके बारे में सोचना है। सॉरी, हम उन क्वेश्चंस पे बच्चों कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जल्दी से हमें उनके बारे में सोचना है। तो जल्दी से अप्रोच करने के लिए हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब सिलेक्शन की बारी आती है, तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये सिलेक्शन करना कब है, ये सिलेक्शन तब करना होता है जब किसी क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस हो रहा हो कि सम ऑफ द 3 टर्म्स इज इक्वल टू ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द 25th टर्म, ऐसा क्वेश्चन आई तब। एक तो ये बात तब समझना। इसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे 54 कोई नंबर है, क्या है 54 कोई नंबर है, उस नंबर को आपको क्या करना है, 4 लोगों में डिवाइड कर देना है। 4 लोगों में क्या करना है, 54 को डिवाइड कर देना है, 4 नंबर्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना 54 को। और ये बोलेगा कि 54 को 4 नंबर में डिवाइड करोगे आप, तब होगा क्या कि जो गिवन नंबर जो आए हैं 4 नंबर अलग अलग, वो एपी में है। पहली बात तो ये बोलेगा। फिर क्या बोलेगा, पहले का लास्ट वाले का प्रोडक्ट, मिडल जो सेकंड है वो और थर्ड है दोनों मिडल, उन दोनों का प्रोडक्ट, उनका रेशियो आपको बता देगा, या फिर उनके सम के बारे में डिस्कस कर लेगा। तो ऐसे केस में बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में से बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, ऐसे केस में आपको हमेशा सिलेक्शन पे सोचना है कि मैं जो एपी जो सिलेक्ट कर रहा हूं वो एपी मेरी क्या हो सकती है। बात को बच्चों ध्यान से समझना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन के लिए आपके पास में 3 टर्म का सिलेक्शन बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले कितनी टर्म्स का, 3 टर्म्स का। 3 टर्म का जो सिलेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, a माइनस डी, a प्लस डी। सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा ले, सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा ले। 3 टर्म्स का जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, a माइनस डी, a प्लस डी। इसके अलावा ये सर ऐसा क्यों किया सर, हम तो ऐसे भी कर सकते थे, 3 टर्म ये भी तो हो सकती थी, a, ध्यान से देखना एक बार, 3 टर्म तो सर ये भी हो सकती थी, a प्लस डी, a प्लस 2d। लेकिन बच्चों इससे होता क्या है कि वो बोलता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको सोचना है a माइनस डी, a प्लस डी। इससे सर क्या फायदा होगा, इससे बेटा ये फायदा होगा कि आपके पास में a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, देखो d से d कट जाएगा, 3 आ जाएगा। मान लो ये 18 दिया होता तो एक की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गई यहाँ से 6, और फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, बात पकड़ में आएंगे आपके। तो 3 टर्म का सिलेक्शन आपको बच्चों इस तरह से सोचना है जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो। इसके अलावा सर जब 4 टर्म होंगी तो तब सर कैसे सोचेंगे हम, तो बच्चों जब भी 4 टर्म आती है तब आप क्या सोचोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखो a माइनस 3d ये है तो ये प्लस है, ये a माइनस डी है तो a प्लस डी है, याद रखना बहुत अच्छे से। जब 5 टर्म्स की बात आती है तो कैसे सोचेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये कॉन्सेप्ट्स है आपके पास में, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। इतने कॉन्सेप्ट भी यदि आपको इस चैप्टर से आ रहे हैं तो आप इस चैप्टर्स के 99% क्वेश्चन सोल्व कर दोगे बच्चों, 99% क्वेश्चन इसके आप सोल्व कर दोगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टी जनरल टर्म, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों बेसिकली फॉर्मूले ये 2 ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले ये 2 ही है। बाकी जो भी रिजल्ट आपके बनाए हुए हैं वो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ ये रिजल्ट सर हमें फिर ये रिजल्ट क्यों काम किया, हम तो इन 2 से काम चला लेंगे। बच्चों आपके पास क्या होता है,
कभी अपन को किसी मंजिल पे जाना होता है और रास्ता बहुत घूम फिर के जाना होता है। एक तो ऐसा बहुत रास्ता ऐसा हो जहाँ पे घूम फिर के जाते हैं, और एक ऐसा रास्ता हो जिससे हमें क्या हो कि भाई सीधे चले जाओ, इस रास्ते से सीधे चले जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या होता है बच्चों, कुछ एक पैटर्न सेट किए हुए होते हैं मैथ में, जिससे हम क्या करें कि वो लॉन्ग डिस्टेंस हमें ना ट्रेवल करनी पड़े और हम उससे डायरेक्ट वहाँ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। तो इसी तरह से ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं आपके पास, a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, सारे बनाए हुए हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करो सारे बच्चे इनको, जो भी बातें लिखी हुई है बोर्ड पे। an इक्वल टू देखो क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म का फॉर्मूला है सर। Sn इक्वल टू क्या है, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या है, n बाई टू, a प्लस ए एन। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a प्लस ए एन, मैंने कल भी बताया था आपको, और कई बार बुक में ये भी लिखा हुआ होता है n बाई टू, a प्लस एल। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपको बताया भी था मैंने कि जो दो टर्म कॉन्जुगेटिव टर्म होती है उन दोनों का डिफरेंस, जैसे a2 माइनस a1, 3 लोगे a3 माइनस a2, 4 लोगे a4 माइनस a3, तो ये कॉमन डिफरेंस है। ये बच्चों ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये हो Sn माइनस Sn माइनस वन, ये क्या है कि n टर्म के जो सम है उनमें से n माइनस वन टर्म के सम को यदि माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, an आ जाएगा। इसके बाद 3 टर्म्स ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो कई बार जो HP के साथ में एडवांस में भी इसके क्वेश्चन पूछे हुए, जेई एडवांस में भी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, an लेस देन कितना, 0। तो an लेस देन 0 का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। तो उस केस में क्या करना, आपको an निकालना है और उसको लेस देन 0 कर देना है। समझ गई बात को। इसके बाद टर्म्स का सिलेक्शन, टर्म्स का सिलेक्शन सर करना कब है, टर्म्स का सिलेक्शन कब करना है, टर्म्स का सिलेक्शन बच्चों तभी करना है जब क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस हो रहा हो कि सम ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू ये एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू ये। तब आपको हमेशा इस पे जाना है कि हम टर्म्स को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। और ये लो, समझ आई बात आपको। तो 3 टर्म कैसे कंसिडर करोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखो यहाँ पे पैटर्न देखो, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a प्लस माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस डी, ये आपका a। तो ध्यान रखो, ओड वाले में तो क्या होगा, ओड वाले में हमेशा a आएगा और इवन वाले में a नहीं आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। एक बार जल्दी से इनको सबको रिवाइज कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स है सारे के सारे, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। और सबके मैंने जैसे जैसे आपको पैटर्न बताए हैं कि कौन सा कब काम आना है, ये ध्यान में रखना बच्चों। बच्चों डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर के पास जाते हैं आपको ऐसे थोड़ी है कि डॉक्टर ने देखा, बिना देखे ही डॉक्टर ने आपको ऐसे देखा, आपकी शक्ल देखी और देखते इंजेक्शन दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं होता ना ऐसा। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है भाई, डॉक्टर में देखता है कि हमारे क्या हुआ, बुखार हुआ है या फिर जुकाम हुआ है या फिर कोई हमारी बीमारी है, ये देखता है, उसके बाद हमें दवाई देता है। तो बच्चों आपको हमेशा क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखने के बाद में उसको देखना है कि उसको कौन सा बुखार है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर के पास गया, आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसको आज जाते इंजेक्शन दे दिया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को देखो, उसको पढ़ो, उसकी बीमारी को देखो कि उसकी बीमारी है क्या, और उसकी बीमारी को देखने के बाद में उसको सही दवाई दो। और सही दवाई देने के लिए बच्चों आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सी दवाई है, ये पैरासीटामोल है, ये कौन सी है टेबलेट, ये कौन सी टेबलेट है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है क्या आपको? ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को देखा दवाई दे दी, तो कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन को दवाई देनी है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और क्वेश्चंस में बच्चों ये पहला क्वेश्चन अभी जो पिछली ईयर जो लगा था एग्जाम CBSE का, उस पर पूछा हुआ है। और ये जो था ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी है ये 2019 का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या सर जो हम पढ़ रहे हैं पूरे के सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं क्या? चलो देखते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। रेडी हो सारे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल बच्चों की मैथ समझ आने लगी है, क्योंकि मैथ पढ़ने लग गए बच्चे आजकल। सर पढ़ेंगे क्यों नहीं सर, आप पढ़ाते हो हमें। सर तो पढ़ाएंगे ही आपको, क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर? सर का तो काम ही पढ़ाना है, लेकिन आप पढ़ा करो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखते हैं, देखिए क्या है सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का। आज का क्वेश्चन 1 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 32। तो 2 का बताया बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 32 and their product is 60. Find the first term common difference of the arithmetic progression। अरे यही तो कहानी में सिखा रहा हूं पिछले कितने दिनों से। मैं कह रहा हूं जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एओडी निकालना है। क्या निकालना है? एओडी निकालना है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खुद बोल रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और ये तो हमें पहले ही पता था। हम हमारे सर ने पता नहीं कितनी बार बता दी ये बात तो, कि बेटा जब भी तेरे को क्वेश्चन को सोल्व करना है तो तेरे को क्या चाहिए? ए चाहिए, और क्या चाहिए? डी चाहिए। यदि तेरे पास ए और डी है तो तू दुनिया का एपी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि बेटा ए निकाल डी निकाल। ये तो सर आपकी बताई हुई बात, ये आ गई एग्जाम में आ गई तो लो कर देते हैं सोल्व। लो देखो, देखिए फर्स्ट टर्म, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम करना है किस किस का? फर्स्ट टर्म एंड 8th टर्म। मतलब a1 प्लस a8 इक्वल टू कितना बताया है? 32, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा क्या बताया है? एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। मतलब a1 इंटू a8 इक्वल टू कितना? 60, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन से लिखा है बेटा ये बात। अब जो करना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या क्या करना है। टू फाइंड, सबसे पहले वो भी लिख लेते हैं भाई, टू फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड hence also find the sum of its first 20 terms। मतलब S20, ये फाइंड आउट करना है, इतना करना है हमें। तो कर लेंगे, हमें तो एओडी चाहिए, तो लो एओडी निकालते हैं। देखो A1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा बताओ? इक्वेशन 1 इंप्लाइज करेगी किसको? इंप्लाइज करेगी इक्वेशन 1 a प्लस 7d इक्वल टू 32। और क्या लिख सकते हैं इसको? ए और ए कितना हो गया? 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। तो इसको इक्वेशन नाम देना 3rd। फिर क्या बोला है? एंड देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आया? a1 को तो कितना लिख सकते हैं? मतलब a1 इंटू a8 इक्वल टू कितना है? 60 है ना। इसको क्या लिख देंगे? देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ बेटा वापस ये बात। तो क्या लिखेंगे? a इंटू a प्लस 7d इक्वल टू कितना? 60, इक्वल टू कितना? 60। बेटा एक काम कर सकते हैं हम इस स्टेप को ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मॉडिफाई करते हैं। देखना इसको ऐसे लिख दूं क्या? a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a। ये इक्वेशन दे देते हैं इसको 3rd, इसको नाम दे देते हैं 4। अब हम क्या करेंगे? a प्लस 7d की जो वैल्यू है वो उठा के क्या करेंगे? इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस 7d इन इक्वेशन 4th वी हैव, क्या आएगा बताओ एक बार? बाय यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, क्या आया देखो? a प्लस 7d की वैल्यू इसमें पुट की तो क्या आया? a इंटू a प्लस 7d की वैल्यू 32 माइनस a इक्वल टू कितना? 60। बहुत सर बहुत अच्छे समझ आ रहा है सर हमें। इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 60। इस ए स्क्वायर को भी उधर भेजो, कितना आएगा? ए स्क्वायर इस 32 को भी उधर भेजो, माइनस 32a प्लस कितना? 60 इक्वल टू कितना? 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई। क्वाड्रेटिक आगे तो डर थोड़ी लगता है, अभी तो क्वाड्रेटिक सीख के आए हैं। सर क्वाड्रेटिक आती है 2 तरीके हैं, या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर जब फैक्टराइज करना नहीं आए तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज फैक्टराइज कर लेना। और ऐसे इक्वेशन के तो फैक्टराइज इजी होते हैं। 60 लाना है और 60 हमें पता है 30 और 2 होता है। सर ये 30 और 2 हो रहा है,
तो इसको कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस से 60 इक्वल टू कितना 0। इसको सोल्व करने में क्या आएगा, देखो a कॉमन लिया तो a माइनस 30, यहाँ जब माइनस होता है तो माइनस ही कॉमन आता है, बताया था ना ये 2, a माइनस 30 इक्वल टू 0। a माइनस 30 भी कॉमन ले लो, कितना आएगा बताओ, a माइनस 2 इक्वल टू 0। एक की दो वैल्यू आ गई, एक तो 30 और एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्या सर दोनों ही काम मिलेंगे, हाँ बिल्कुल दोनों ही काम मिलेंगे। अगले ने बोला है तो क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा है, ये 1 मार्क का नहीं पूछा है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, तो यूज़ तो दोनों ही करनी पड़ेंगी। कर लेंगे सर दोनों यूज, आपने कह दिया तो करेंगे ही अब तो करो। देखिए एक की वैल्यू 30 यूज करो, इफ़ ए इक्वल टू कितना 30, और जैसे एक की वैल्यू 30 यूज करोगे देखो क्या क्या होगा बताओ। सबसे पहले यहाँ पे 30 पुट किया तो 32 माइनस 30 कितना हुआ, 32 माइनस 30 कितना हुआ 2, और यहाँ पे 30 था, यहाँ पे कितना था 30 था, तो 70 इक्वल टू कितना आया माइनस 28। इट्स इम्प्लाइज 70 इक्वल टू माइनस से 28। कौन सी इक्वेशन से, बाई थर्ड। यहाँ से डी इक्वल टू कितना आया -4। तो ये दोनों बातें मेंशन करने ला यहाँ पे, ए इक्वल टू 30 और डी इक्वल टू -4। इफ ए इक्वल टू 2, सर 2 ले लेते हैं, क्या होता है 32 माइनस 2 30, और 30 में से 2 इधर आके माइनस हुआ तो बचा 28। तो डी की वैल्यू कितनी आई, इट्स इम्प्लाइज 70 इक्वल टू 28। इट्स इम्प्लाइज डी इक्वल टू कितना 4 बाई इक्वेशन थर्ड। अब सर दो वैल्यू आ गई, एक तो डी की वैल्यू है कितनी है डी की वैल्यू -4, एक आई 4, एक की वैल्यू 30 है तब तो डी की वैल्यू -4, एक की वैल्यू 2 है तब डी की वैल्यू कितनी 4। सर ठीक है सर, आ गई बात समझ में। इतना किया है तो 5 मार्क का है तो 3.5 मार्क तक आपको मिल सकते हैं, ये मैक्सिमम है 3.5। आगे क्या बोला है, हेंस। ये क्वेश्चन में कब लिखा हुआ आता है पता है आपको, हेंस आपको उस क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है जिस क्वेश्चन में क्या हो कि पहला जो पार्ट पूछा है उस पार्ट की हेल्प से किसी दूसरे पार्ट को सोल्व करना, तब हेंस का प्रयोग होता है क्वेश्चन में। हेंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। अब S20 निकालना है तो हमें पता है सिंस Sn इक्वल टू कितना होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर हमें याद हो गया फॉर्मूला, ठीक है याद हो गया, तो हमें क्या निकालना है S20 निकालना है। अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू 30 ले लेंगे और डी की वैल्यू -4 लेंगे, देखो क्या आता है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 20, क्वेश्चन में बोल रखा है तो 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 20 -1 कितना 19, डी की वैल्यू कितनी आई -4, तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे लिख देना व्हेन ए इक्वल टू कितना 30 एंड डी इक्वल टू कितना -4। ये बात बता देना क्योंकि एग्जामिनर को याद नहीं होती ऐसी बातें। ये 10 60 माइनस 19 4 जा 19 4 जा, सर हमें पता ही नहीं, टेबल तो हम याद करते ही नहीं सर, तो याद किया करो बेटा, कैसे नहीं याद करते आप लोग, टेबल याद होती नहीं सर, तो मल्टीपल कर लो, नहीं होती तो 19 4 जा कितना होगा 76, तो 10 इंटू 60 माइनस 76 कितना बचा -16, तो आंसर कितना आया -160। पहला काम अगेन फिर से करो, इफ ए इक्वल टू कितना 2, डी इक्वल टू कितना, डी इक्वल टू कितना, देखो डी इक्वल टू कितना 4, तो बताओ देखो क्या आएगा, S20 इक्वल टू कितना आएगा 20/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4, तो कितना आया 20 आ गया 10, या आया 4 प्लस कितना 76। सर अब तो सर ये मैं याद हो गई थोड़ी सी, तो ये कितना हो गया 80 और आंसर कितना आ गया 800। ये आपका S20 आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और आपको 5 मार्क्स चाहिए तो इतनी कहानी सुनानी पड़ेगी, और कहानी क्या सुनाना, सर ने बताया था किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है AOD निकाल लो और जैसे AOD आता है क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सर ये तो कहानी क्या आपने बताई थी, मेरी बात तो बताई थी, तो बढ़िया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है। मजा आ रहा है बच्चों पढ़कर आप लोगों को, पंकज सर से मैथ पढ़ के मजा तो आता है ना सभी बच्चों को। यस सर मजा तो आता है तो पढ़ाई किया करो आप लोग। पढ़ते तो बहुत है सर लेकिन मैथ में मार्क्स नहीं आते। अच्छा मार्क्स नहीं आते आपके,
इसका भी बताएंगे आपको, सॉल्यूशन मार्क्स नहीं आते तो इसका क्या करना है। मार्क्स बेटा इसीलिए नहीं आते क्योंकि आप मैथ को पढ़ते हो। बात समझ आ रही है क्या आपके? आप कहते हो ना सर कि हम मैथ पढ़ते तो बहुत है, लेकिन सर हमारे तो मार्क्स नहीं आते हैं। तो मार्क्स बच्चों इसीलिए तो नहीं आते आपके, मैथ को पढ़ते हो। मैथ को पढ़ा मत करो, कॉन्सेप्ट को सीख कर नोटबुक में प्रैक्टिस किया करो, तब मार्क्स आएंगे। इसमें क्या बताना आपको, बताओ सर ये भी बता दो हमें तो। चलो क्वेश्चन सेकंड देखो, फिर सेकंड का सॉल्यूशन देखो जल्दी से। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, हाँ अंडरलाइन कर लो, 11th टर्म टू 17th टर्म। चलो भाई 17 टर्म से भी कर लेंगे। ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3:4। बहुत बढ़िया बात है। और क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म। अच्छा 5th टर्म का रेशियो बताओ इसको, किस टर्म के साथ? टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। चलो ये भी ठीक है, ये पहला फाइंड करना है। फिर और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ, अच्छा सम की बात भी कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन, तो बेटा मार्क्स भी तो 5 मिल रहे हैं ना, बड़ा क्वेश्चन है तो देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले वही बात, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 11th टर्म यानी A11 रेशियो किसके साथ, 17 टर्म यानी A17 इक्वल टू कितना है, 3:4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या फाइंड करना है सबसे पहले, टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। तो मतलब ये फाइंड करना है 5th टर्म टू 21st टर्म एंड ऑल्सो फाइंड also find the ratio of sum of first 5th term। अच्छा sum of first 5 terms, 5th ने 5 terms मतलब S5 अपॉन टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 terms। अच्छा 21 terms S21। देखो जब भी TH लिखा हुआ आता है तो सर ने बताया था एक के नीचे लिख देना है, जब भी ऐसे लिखा हुआ है TH सर A के नीचे लिख देना है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मैंने बताया था SN होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स से, तो वही तो SN होता है। तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। सर ये आ गया, ठीक है, ये फाइंड करना इतना। तो सर हमें तो AOD चाहिए क्या, चलो देखते हैं देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब ये गिवन है तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज कर रही है किसको, A11 अपॉन A17 इक्वल टू 3/4। और इसको क्या लिख सकते हो, A11 को क्या लिख सकते हो, A+10D अपॉन A+16D इक्वल टू 3:4। सर समझ आया। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 4A + 40D इक्वल टू 3A + 48D। समझे बात को, मल्टीपल किया है हमने दोनों साइड में। इसके बाद ये स्टेप्स आ गई। अब जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो सब कुछ लगा दो, आप में जितना नॉलेज है इक्वेशंस को सोल्व करने को वो सारा लगा दो और देखो क्या आता है। यहाँ पे 4A में से ये चला गया, कितना आया सर 3A आ गया, तो 3A, अच्छा 3A कैसे आ गया, 4A में से 3A गया, कितना आया A आया। 40D में से 48D, अच्छा 48D में से 40D किया तो कितना आया 8D आया। सर इक्वेशन नाम दे दो इसको थर्ड कहाँ भी, तो सेकंड ही है, सेकंड ही नाम दो इसको। ठीक है सर। अब सर D नहीं आएगा क्योंकि ये रेशियो है, A/D इक्वल टू 8 आ गया, A/D कितना आ गया 8 आ गया। तो अब हमारे पास में रेशियो आ गया है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में D कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें तो एक ही केस गिवन था क्वेश्चन में, 2 होते तो मैं D निकाल लेता, लेकिन अब A ही आएगा, आ जाने दो। अब जो फाइंड करना है वो देखो क्या है, नाउ A5 अपॉन A21 इक्वल टू, देखो A5 को क्या लिखूंगा A+4D, A21 को क्या लिखूंगा A+20D।
बता और जरूर देना एग्जामिनर को। भाई एग्जामिनर देखो बहुत भोला होता है, आंसर शीट चेक करने आता है, बहुत भोला होता है वो, उसको फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं आते, जो आता है वो आपको ही आता है उस टाइम पे। तो ए ए कितना है 8d प्लस 4d अपॉन ए कितना है 8d प्लस 20d, कितना आया 12d अपॉन 28d। डी से डी की कहानी खत्म, 4 की टेबल से कट के कितना आ गया, मतलब A5:A21 इज इक्वल टू 3:7, 3:7 आ गया बच्चों। समझ आ रही है बात बच्चों? सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, सीबीएसई क्वेश्चन सिंपल ही पूछती है, बस आप पढ़ते ही नहीं हो अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग। फिर बोला है निकालो S5 ऑल्सो, तो लिख लेते हैं S5 अपॉन S21। क्या लिखोगे S5 को बताओ? सर हम तो लिख देंगे 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी लिखेंगे सर, सही लिख रहे हैं सर। S21 को 21/2 2a प्लस 21 को क्या लिखोगे 21 ही लिखोगे इंटू डी। फिर से बताना आपको, क्या फिर से बताकर आना है कि सिंस वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाली बात बताकर आनी है, उसको नहीं पता है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको। तो यहां से S5 अपॉन S21 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 5 अपॉन कर लो, पूरा ही कर लो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो इक्वेशन सेकंड से कितनी है, एक की वैल्यू है 8d, तो मैं पुट कर दो 8d प्लस 5 - 1 कितना 4d। नीचे देखो 21 2 इंटू 8d प्लस 20 इंटू डी, कितना आया 5 16d प्लस 4d, कितना आएगा 21 16d प्लस 20d, कितना आएगा बताओ 5 इंटू 20d अपॉन 21 इंटू 16 और 20 कितना हो गया बच्चों 36d। अब डिलीट करो, 4 की टेबल से फिर डिलीट हो रहा है क्या 5/21 इंटू 5d, डी से डी तो कट जाएगा, ये हो गया 5/9, 5/9। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9 और 18, तो आंसर आ गया 25/189। तो इस तरह से देखो हमने एक क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का, ये आपका 2023 का क्वेश्चन था, बहुत इजीली इसको भी देखो हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते देखें क्या है। इफ 6 टाइम द 6th टर्म, क्या बोला है 6th टाइम द 6th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 9 टाइम्स द 9 टर्म, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, 9th टर्म, सो दैट इट्स 15th टर्म इज 0। देखो जो जो लिखा हुआ है 6 टाइम द 6 टर्म्स, तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, देखो थर्ड वाले का 6 टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही बात अपने तो पहले ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या बोला है 6 टाइम्स द 6th टर्म मतलब 6 इंटू A6 इक्वल टू 9 टाइम्स द 9th टर्म, 9 टाइम्स द 9th टर्म, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। मैंने आपको जो अपनी पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, इट्स इंप्लाइज am प्लस n, यानी कि m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमने पहली क्लास में अपन ने सोल्व कर दिया था, और इसमें यही बोला है कि प्रूव करो कि इसकी शो दैट इट्स 15th टर्म यानी A6 प्लस 9, A6 वाली टर्म प्लस 9 टर्म, दोनों का सम देखो A6 प्लस 9 इक्वल टू 0, 0 आएगा। ये तो रिजल्ट है जो मैंने आपको परसों करवाया था। लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे अपन ध्यान देते हैं, तो देखो क्या आएगा 6 इंटू A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, 9 इंटू A9 को कितना लिखेंगे A प्लस 8D। ये रिजल्ट लिख देना कि सिंस an इक्वल टू क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी होता है। यहां से देखो
6a प्लस 30d इक्वल टू कितना 9a प्लस 72d। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 6 से इधर आएगा तो इधर तो बचा 3a, इधर ये 72 इधर आएगा, कितना बचेगा 42d। यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बचेगा वो, तो माइनस के कितना बचा 42 में डिवाइड करो इसका तो 14 आएगा, क्या 14d। ये अपना a आ गया बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट, टू शो, क्या शो करना है, a15 इक्वल टू 0 शो करना है मुझे। तो a15 देखो क्या होता है, a15 इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस 14d, और यहाँ से कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस 14d प्लस 14d इक्वल टू कितना 0। a15 कितना आ गया 0। कितना इजी है देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा हो गया अपना। तो सर ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा हुआ है 2020 में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया सीबीएसई ने। लेकिन बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सही दवाई देनी है। यदि आप क्वेश्चन को सही मेडिसिन देते हो, सही ट्रीटमेंट करते हो तो क्वेश्चन जल्दी से ठीक हो जाता है, और गलत दवाइयाँ देते रहोगे तो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, इस बार एपी कितनी अपने पास 2 एपीज है, इज 4n प्लस 1 4n प्लस 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। बच्चों ये क्वेश्चन जो है यदि एमसीक्यू आता है तो आपको इस क्वेश्चन को करने से मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं यदि एमसीक्यू आता है तो। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2019 का क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। यदि एमसीक्यू आता है तो आप इसको देखो कैसे अप्रोच करते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है 9th टर्म, तो 9th टर्म आपको सीधा सीधा इतना लिखना है, कुछ नहीं करना, n इक्वल टू कर लेना है 2m-1, एमसीक्यू आता है तो n इक्वल टू 2 इंटू 9-1, तो कितना आया 18-1 इक्वल टू कितना 17। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रेशियो उसमें पुट कर दो n की जगह 17, 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 और प्लस 27, जो भी आंसर निकल के आता है वो लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या बात को, क्या करना है n इक्वल टू 2m-1 करना है, और जो यहाँ पे रेशियो जिस टर्म का पूछता है वो आपकी m की वैल्यू है। m की वैल्यू क्या है, जिस टर्म का रेशियो पूछ रहा है वो टर्म है ये, ठीक है ना। तो ये तो एमसीक्यू आता है तब करना है, सब्जेक्टिव आया हुआ है ये, तो इसको कैसे करना है देखो जल्दी से। सबसे पहले अपने पास में 2 एपी है, तो 2 एपी सबसे पहले कंसिडर करो कि लेट द 2 एपीज बी कैसी होंगी, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ऐसे ही ए डेस प्लस डी डेस, ए डेस प्लस 2d डेस एंड सो ऑन। पहली का जो फर्स्ट टर्म है ए है, कॉमन डिफरेंस है वो डी है, दूसरी की फर्स्ट टर्म ए डेस है, कॉमन डिफरेंस डी डेस है। तो अब क्वेश्चन में क्या बताया है वो देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज ये, तो सम की बात हो रही है, तो सम की बात है, इसको सम तो मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या बोला है, एस एन अपॉन एस एन डेज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें भाई टर्म तो देखो n है, तो ये भी n/2 2a डेज प्लस n-1 इंटू डी डेज। देखो सम करना है इस एपी का, तो फर्स्ट टर्म तो कितनी है a है, कॉमन डिफरेंस कितना है d है, और टर्म कितनी है n है, तो फॉर्मूला सेट हो गया। एस एन डेज, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है a डेज, तो a डेज, कॉमन डिफरेंस कितना है d डेज, तो d डेज, n/2 से n/2 कैंसिल। यहाँ से क्या आया 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a डेज प्लस n-1 इंटू डी डेज। बच्चों यहाँ पे आपको लिख के जरूर आ जाना है, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लिख के जरूर जाने बात, क्योंकि एग्जामिनर को समझ आ जाए अच्छे से। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इस स्टेप को ध्यान से समझना। इससे क्या करोगे, इसका रेशियो गिवन है, पहली बात तो गिवन है, रेशियो कितना गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये रेशियो गिवन है बच्चों यहाँ पे। तो अब क्या करोगे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें से क्या करो 2 कॉमन ले लो,
जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो कितना आया, a प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी अपॉन, इससे भी 2 कॉमन लिया कितना आया, a डेज प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी इक्वल टू कितना 7n प्लस 1। ये देखो इतनी कहानी सब बच्चों को समझ आती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, इसके बाद वाला जो स्टेप होता है बच्चों, उस स्टेप में बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सब जगह आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। और इस क्वेश्चन में आप बार बार उलझते हो, बार बार उलझते हो इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे आने के बाद उलझते हो, 2 कॉमन भी ले लेते हो, 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हो, अब उलझ जाते हो। अब सर इसका क्या करें, तो इसका क्या करना है बच्चों, किसका रेशियो पूछा है, वो 9th टर्म का रेशियो पूछा है। और यहाँ पे 9 कब बनेगा बताओ, 9 टर्म यहाँ पे कैसे बनेगी, इसको a9 बनाना है मुझे। क्या बनाना है, a9 बनाना है। तो बेटा a9 बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, a प्लस 8d होना चाहिए, क्या बताऊँ। अरे a प्लस 8d होगा, यहाँ पे d डेस है, ये a प्लस 8d होगा तभी तो a9 बनेगा, यस और नो। और ये देखो a डेस प्लस 8d डेस होगा तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, a9 डेस बनेगा। मतलब सर इसकी जगह 8 होना चाहिए। बात को यहाँ पे गहराई से समझो बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पे आके उलझता है आपसे। a प्लस 8d, a प्लस 8d तो ये बनेगा a9, a डेस प्लस 8d डेस तो ये बनेगा a9 डेस। यही तो चाहिए सर, यही तो चाहिए। तो आप एक काम करो, n माइनस वन अपॉन 2 इक्वल टू 8 पुट कर दो, तो इट्स इम्प्लाइज n माइनस वन इक्वल टू कितना आया 16 और n इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया बच्चों। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यहीं पे कर लेते हैं, लो इस साइड कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, a प्लस 8d अपॉन a डेस प्लस 8d डेस इक्वल टू, देखो क्या आएगा इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 7 इंटू 17 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 4 इंटू 17 और प्लस कितना 27। अब सर टेबल बोलो, a प्लस 8d तो कितना हो गया a9, a डेज प्लस 8d डेज कितना हो गया a9 डेज इक्वल टू, करो सर मल्टीपल करो, 17 को 7 से करो कि कितना आएगा बच्चों बताओ, 119 प्लस 1, 17 को 4 से करो कितना आएगा 68 प्लस कितना 27 तो कितना आएगा 120 अपॉन 8 और 7 15, 8 और 1 19 और करोगे सोल्व, 5 के टेबल से डिलीट कर दो, 19 2 4 तो आंसर कितना आया a9 डेज इक्वल टू कितना आया 24 अपॉन 19। ये आपकी 9th टर्म का रेशियो आ गया बच्चों, आप ध्यान से देख सकते हो। सो द रेशियो ऑफ द 9th टर्म इज कितना 24 अपॉन 19। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का भी ध्यान रख सकते हो आप। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन सभी करंट में पूछा हुआ था, अभी इसी ईयर पूछा हुआ था, 2024 का था, ये क्वेश्चन 2023 का था, ये 2020 का था, ये 2019 का क्वेश्चन था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे ये बच्चों, मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है ये कि द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन एन एपी, मतलब 4 नंबर्स की बात हो रही है जो किसमें है एपी में है, 32। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज 7:5। द नंबर्स आर क्या, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों आज जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि टर्म्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। टर्म्स का सिलेक्शन हम तब करते हैं जब किसी क्वेश्चंस में सम की बात हो रही हो और किसकी बात हो रही हो, प्रोडक्ट की बात हो रही हो। और इस क्वेश्चन में सर सम की भी बात हो रही है और प्रोडक्ट की भी बात हो रही है। तो मतलब सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। तो बच्चों बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं सारे बच्चे ध्यान से। द सम ऑफ द 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन आर इन एपी, तो पहले से कंसिडर कर लो, लेट द 4 नंबर्स आर क्या a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये आपके आगे नंबर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सम। तो सम को कैसे लिखेंगे, सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स इक्वल टू कितना गिवन है 32। मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना 32। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a कितना a 4a इक्वल टू कितना 32। मतलब a इक्वल टू कितना 8। इक्वेशन 1। सर समझ गए सारे। फिर क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। मतलब इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट। फिर क्या है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स कौन सी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और उनका रेशियो बताया भाई कितना 7:5। कर लो सर। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या आएगा बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आएगा कि अपने पास में, ध्यान से देखो, क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, a माइनस 3d, फिर a प्लस 3d, फिर a माइनस डी, और a प्लस इक्वल टू कितना 7:15। 7:15। सर मल्टीपल करो इसको तो कितना आया, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7:15। एक की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखो 8 आई है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7:15। क्या क्लियर हो रही है सारे बच्चों के बाद। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ये। इसके बाद आप मल्टीपल करना स्टार्ट करो। तो मल्टीपल करोगे तो क्या करोगे, 15 को इससे मल्टीपल कितना आया, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 और 6 96, माइनस 15 को इससे करो कितना आया 135 डी स्क्वायर इक्वल टू देखो कितना आएगा, ध्यान से देखते जाओ 7। अच्छा यहाँ पे भी 64 ही आएगा, 64। 7 को मल्टीपल करो 28, 7 6 जा 42, 42 और 2 44, माइनस कितना आएगा डी स्क्वायर, मतलब 7 है डी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से कितना आया, इसको आप उस साइड भेज दोगे तो ये जाके उधर हो जाएगा प्लस का, उधर बचेगा 128 डी स्क्वायर। ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 960 माइनस कितना आएगा 448। बताओ इसको कैलकुलेट करो और जल्दी से देख क्या आएगा। इसमें से किया 10 में से 8 चला गया कितना 2, फिर 5 में से 4 गया 1, उसके बाद कितना 9 में से 5 चला गया कितना बचा 5 इक्वल टू कितना 128 डी स्क्वायर। तो इसका डिवाइड किया तो 512 अपॉन ये आया डी स्क्वायर। तो बच्चों इसका डिवाइड, अच्छा 218 थोड़ी है 128 है, 128। इसका डिवाइड किया 512 अपॉन 128 इक्वल टू कितना डी स्क्वायर, कितना आएगा 4। तो 4 इक्वल टू कितना डी स्क्वायर, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया +-2 आ गया। ये डी की वैल्यू आई है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 वैल्यू आ गई तो क्या हुआ, वो केस बनेंगे। एक तो बना a इक्वल टू कितना है 8 है और d इक्वल टू कितना है 2 है। इसके बाद में a इक्वल टू 8 है और d इक्वल टू कितना है -2, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना आपको बच्चों, ध्यान से देखो सारे, मैं इधर लिख रहा हूँ ये बात, अभी जो उधर सॉल्व हुई है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना। देखिए एक बार आगे का पार्ट है इस क्वेश्चन के यहाँ से, तो देखो देखिए ध्यान से क्या आएगा आगे। एक की वैल्यू 8 है, इधर लिख रहा हूँ मैं a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू कितना 2, एंड दूसरा क्या है a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू कितना -2। यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सोल्व, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 2 है, तो पुट करो देखो यहाँ पे 8 माइनस कितना 3 इंटू 2। तो पहले से क्या क्या निकल गएंगे नंबर्स देखो, इट्स इम्प्लाइज 8 माइनस 6 कितना 2, 8 माइनस 2 कितना 6, इसके बाद में 8 प्लस 2 कितना 10, ऐसे ही 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना 14। ये आपके नंबर्स हो गए बच्चों, दोनों से सेम आएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 6 8 और 10 18 और 14 कितना 32। देखो आ गया ना 32, बहुत बढ़िया सर, आ तो रहा है सर। इसके बाद दूसरे से देखो, एंड इससे करोगे तो भी देखो a की वैल्यू 8 d की वैल्यू -2, तो कर दो भाई 8 माइनस
3 इंटू -2 कितना +6 हो जाएगा ये तो तीसरा आएगा 14, अगला कर लेना आप 10, फिर 6 और फिर कितना 2। तो डी की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग जरूर आई है, लेकिन जो नंबर्स आई है वो क्या है, सेम आई है। बच्चों यहाँ पे एपी की बात होती कि एपी क्या होगी, तो दो अलग अलग एपी आई है, 2, 6, 10, 14, 14, 10, 6 और 2। बट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे क्या बात हो रही है, नंबर की बात है। 4 नंबर है भाई, 4 को आप चाहिए पहले को ऐसे लिख दो, चाहे 2, 6, 10, 14 लिख दो, या फिर पहले को 14, 10, 6 और 2 लिख दो, कोई फर्क इससे पड़ना नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, और बाकी अपन कल बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, और इसके जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो PYQs है और जो इंपॉर्टेंट PYQs जो CBSE में बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को क्लास से इलस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आती है, और यदि आप इतनी क्लास इलस्ट्रेशन के साथ में भी अपनी एग्जाम में बैठते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, जो NCERT है, और आपकी कोई भी रेफरेंस बुक आपने अभी मार्केट से परचेज कर रखी है, कोई भी हो सकती है, वो एजुगार्ड भी हो सकती है, या फिर आपके पास ओसवाल के आपके पास क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं, जो भी आपने मार्केट से बच्चों ले रखा है उससे आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, मैथ आपकी उतनी शार्प होती जाएगी, और विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ के बारे में कभी कुछ नहीं कर सकते बच्चों। यदि आपको वास्तव में मैथ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इवन प्रैक्टिस ही नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे मैथ की तभी आपको मैथ आएगा, अदरवाइज पढ़ने से मैथ नहीं आएगा बच्चों। बहुत बच्चों की मुझे मेरी शिकायत रहती है कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझसे मैथ नहीं होता है। बेटा ये रियलिटी है, बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं कि रात को क्या करते हैं, पढ़ते हैं मैथ को ऐसे, बुक लेके ऐसे और बुक ऐसे ऊपर। तो बेटा मैथ जो है वो रियली पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को यदि आपको पढ़ना है तो रियली आपको अंदर से फील करना पड़ेगा। बिना फील के आप मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मतलब मैथ आपको नहीं आएगी भाई। मैथ को यदि आपको रियली पढ़ना है तो मैथ के अंदर आपको डूबना पड़ेगा। जब आप मैथ के अंदर डूबोगे, बाहर निकलोगे ना, तब आपको मैथ से चमकते हुए नजर आओगे। और एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि कई बच्चे कई बार क्या होता है कि एक अपने दिमाग में साइकोलॉजी बना लेते हैं कि भाई मुझसे तो ये नहीं होगा। बच्चों हमारे एक्चुअली जो माइंड है, इस माइंड में क्या होता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड, सबका ये नाम सुना हुआ होगा, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हम जब रात को सोते हुए रहते हैं तब भी वो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहता है। और यदि हमने दिमाग में ऐसा एक नेगेटिव पॉइंट भी डाल दिया कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, तो आपने केवल सोचा है, वो आपके सोचने मात्र से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई कोई भी बात जो होती है वो बच्चों कभी ना कभी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। और जब आप इसको बार बार यही निर्देश देते हो, बार बार यही इसको इनपुट देते जाते हो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, तो बेटा एक ऐसा टाइम आता है, उसके बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके अंदर वो बात बिल्कुल सेव हो जाती है, और वो बात सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने के बाद में आपका जो कॉन्शियस जो माइंड है वो आपका उसी तरह से वर्क करने लगता है, और आपको वो चीज़ वास्तव में नहीं आती है। तो बच्चों ये जो भ्रम है आपके कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे नहीं आ रहा, ये भ्रम बच्चों अपने दिमाग से निकाल दो, और अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार डालो। यदि आपको नहीं भी आ रहा है एक बार, तो आपको हाँ ये मुझे आ रहा है, मैं कर लूँगा। और बच्चों आप ही कर सकते हो, आपके अलावा वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।